नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल मीडिया में आप सबको स्वागत है। आज हम डिबेट उस विषय पर रखा है जिस विषय के लिए पिछले कई महीनों से भारत की सबसे पुराना पार्टी कांग्रेस चर्चा में है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, हेमंत बिस्वा शर्मा, ये दोनों लोग कांग्रेस जाने छोड़ने के बाद आज फिर से जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर, केंद्र में कई बार केंद्र में मंत्री रहे, यूनियन मिनिस्टर रहे, गुलाम नबी आजाद ने एक लंबा चिट्ठी कांग्रेस की प्रेसिडेंट को लिखा है और उन्होंने कारण यही दिया है जो हेमंत बिस्वा शर्मा और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि राहुल गांधी पार्टी में अपने निजी सचिव, अपने गार्ड, उनकी बात मानते हैं, ना कि कांग्रेस की कार्य समिति का मेंबर की कोई वैल्यू है, ना वो कांग्रेस की सांसद को मानती हैं। और यहां तक भी कहा गया है कि उनका जो पीडी है, जो राहुल गांधी का जो कुत्ता पीडी है, वो उनको ज्यादा महत्व देते हैं कांग्रेस की नेता के कंपेयर में। तो ये स्थिति आज कांग्रेस की बना है। इतने साल राज करने के बाद इतनी बड़ी पार्टी जो गांधी परिवार के नाम पे जाना जाता है, आज उस पार्टी का इतनी बड़ी दुर्दशा है। और ये देश की ऐसा समय है जहां पर एक अपोजिशन, स्ट्रांग अपोजिशन पार्टी की जिस समय जरूरत है, उस समय आज कांग्रेस की यह हालत है। और आपको पता है, पहले ही मनीष तिवारी और आनंद शर्मा और कपिल सिब्बल, इन्होंने अपना अपना जो रिएक्शन है कांग्रेस के ऊपर खुली आम बोल चुके हैं। आइए इस पर आज चर्चा करते हैं। हमारा साथ आज सीनियर जर्नलिस्ट और दैनिक हिंदुस्तान में वरिष्ठ पत्रकार जो थे प्रदीप सौरभ जी। प्रदीप सौरभ जी, आपको वेलकम है उदय इंडिया डिजिटल मीडिया में। थैंक यू। हमारे साथ हिंदुस्तान टाइम्स में जर्नलिस्ट रहे और अभी कलमिस्ट है, सीनियर जर्नलिस्ट है शेखर आयर जी। आपको उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है। हमारे शेखर जी, हमारे साथ उमेश चतुर्वेदी जी। उमेश चतुर्वेदी जी दैनिक भास्कर में रेगुलर कलमिस्ट है और कई सारा अखबार में भी लिखते हैं, उदय इंडिया में भी लिखते हैं और हिंदी पत्रकारिता में आपका बड़ा नाम है। उमेश जी, आपको उदय इंडिया डिजिटल मीडिया में स्वागत है। हमारा साथ रेणु मित्तल जी है। रेणु मित्तल जी, सुन पा रहे हैं मेरे आवाज? रेणु मित्तल जी, चलिए जुड़ते रहेंगे। हमारा बाकी अतिथि डॉक्टर विजय खेरा भी जुड़ेंगे। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। प्रदीप जी, आपसे ही शुरू करते हैं चर्चा। एक प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी बनना चाहिए और प्रिंसिपल अपोजिशन के नाते अपना रोल निभाना चाहिए था कांग्रेस को, लेकिन आज गुलाम नबी आजाद इतने बड़े नेता है जिन्होंने कहा कि इंडियन यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट के नाते उन्होंने राजीव गांधी को भी इंडियन यूथ कांग्रेस में ज्वाइन किया था। उन्होंने 1 साल तक तिहाड़ जेल में भी बंद थे जब इंदिरा गांधी अरेस्ट हुई थी। और उसके बाद उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी से लेके राजीव गांधी का सरकार में, मनमोहन सिंह के सरकार में, सबकी सरकार में केंद्र में मंत्री रहे। ऐसे वरिष्ठ नेता आज इस तरह से टिप्पणी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता राहुल का गांधी के बारे में लिखा है, इस पे आप कैसे रिएक्ट करेंगे? उन्होंने जो त्याग पत्र दिया है, प्रदीप जी। देखिए उदय जी, सबसे बड़ी बात दीपक है जी। कि सर क्षमा करें, उदय इंडिया चैनल है और हाँ होस्ट कर रहे हैं दीपक जी। हाँ, जी। तो दीपक रथ जी, ये जी जो आपका प्रश्न है कि जी आज ये भी देखने की बात है कि आज जो जो G23 है कांग्रेस की, जी। जिसको के प्रमुख नेताओं में से गुलाम नबी आजाद थे, कपिल बिल्कुल बिल्कुल। सिब्बल अपना जी मोटा फायदा लेकर चले गए जी और राज्यसभा जी दोबारा पहुंच गए। जी अब कांग्रेस की एक सीमा है आज की तारीख में, हर जी जी आदमी को वो क्या जी कहते हैं कि राज्यसभा में भेज नहीं सकती है या कोई जी बड़े बड़े पद दे नहीं सकती। क्यों? जी क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत सारे नए लोग भी आ रहे हैं।
तो जी अगर ये जो G23 के लोग हैं, आज अगर गुलाम नबी आजाद की बात की, आपने लंबा चौड़ा उनका बायोडाटा बताया, तो जी कांग्रेस के अलावा उनकी क्या हैसियत थी। और जी आज कांग्रेस में भी जी जैसे कि आनंद शर्मा ने भी उसी रुख को अख्तियार किया था जो गुलाम नबी ने किया है। तो जी आनंद शर्मा के बारे में भी, जो पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे वीरभद्र सिंह, वो कहते थे जी कि ये प्रधानी का भी चुनाव हिमाचल में नहीं लड़ा। जी तो प्रश्न ये है कि ये जो नेता है, और जो मेरी जानकारी है जी कि इनको मनाने पटाने की कांग्रेस ने रणनीति को छोड़ दिया। ये जी जिस वो कांग्रेस पार्टी अब मौजूदा समय में ये चाहती है कि जो आ हम्म रहा है आओ, और जो जा रहा है उसको रोकना नहीं। और ये आप पीछे उदाहरण देख सकते हैं, जब कपिल सिब्बल गए तो भी किसी ने नहीं पूछा, ज्योतिरादित्य गए तब भी किसी ने नहीं पूछा। तो हेमंत ये बिस्वा शर्मा भी कांग्रेस, चढ़ के चले गए। जी जी जी, और आनंद शर्मा भी जाएंगे तो वो ये वन डे की हेडलाइन होती है अखबार की, दूसरे दिन इन नेताओं का पता नहीं होता। और जी राहुल गांधी किस तरह से राजनीति करते हैं, किस तरह से नहीं राजनीति करते हैं, और ये उनसे क्या चाहते हैं जी आखिर, ये सब क्यों हो रहा है। कि जब जी आप राज्यसभा में थे जी तब तक तो कांग्रेस अच्छी थी, जी दोबारा कांग्रेस में ने आपको राज्यसभा में नहीं भेजा तो तमाम शिकवा शिकायतें आ गई। तो नहीं, मुझे उन्होंने नहीं लगता है। धन्यवाद भी दिया कि राज्यसभा की नेता के नाते उन्होंने भी 7 साल तक अपना कर्तव्य और निष्ठा के नहीं, साथ धन्यवाद निभाया। भी देंगे और भारी मन से इस्तीफा भी देंगे। ये भी जी होता है कि हम भारी मन से पार्टी को छोड़ रहे हैं, ये मेरा घर थी, ये सब तो रेडीमेड है कहीं से भी। जैसे झंडा खरीदते हैं पार्टी का, बिल्ला खरीदते हैं, तो इस तरह के ड्राफ्टेड लेटर आपको मिल सकते हैं। दीपक। जी। लेकिन उन्होंने जो बुनियादी सवाल कहा वो इसी पे बेस्ड है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वही बात कहा, और अपना हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी वही बात कहा। उन्होंने कहा कि उनका जो कुत्ता है पीढ़ी, वो उनको ज्यादा महत्व दिया, ना कि मुझे कार्यकर्ता के नाते महत्व दिया। नहीं, सवाल ये है कि विद इन द पार्टी इस प्रश्न को उठाया जाना चाहिए था ना। आप जब छोड़ रहे हैं और छोड़ जी चुके हैं और एक पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, और जी पार्टी के ज्वाइन करने के बाद आप मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं, तो ये जी ये भी सवाल है कि बाद में ये क्यों बात। ये बात तो उन्होंने तब कही थी जब चुनाव प्रचार अभियान चल रहा था। अ, जी उस समय इन्होंने कहा था कि हमने कांग्रेस इसलिए छोड़ी और ये है वो है। तो ये पार्टी के अंदर कह सकते थे। मेरा ये मानना ले- है कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, हम्म, बेशक आज वो उस तरह से नहीं है, लेकिन फिर भी ये सच है कि जी भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी के बाद आज जो सबसे बड़ी पार्टी है वो जी कांग्रेस पार्टी है। जी। आरोप तो लेकिन कोई भी लगा उन्होंने, सकता, जब आपको जाना है, देखिए दीपक जी, जब आपको जाना है तो आप जी कुछ भी कह सकते हैं। अब जी इसका उधर से जवाब आए, काउंटर आए, तब तो बात समझ आती है कि हमने कहा नहीं कहा। ये जी। जब आप हैं नहीं तो आप एक तरफा कुछ भी कह सकते हैं। तो मैं इन जाने के बाद इन बयानों का मेरे मेरे नजर में कोई मायने नहीं है। प्रदीप जी, आपने वो मार्क किया होगा, राहुल गांधी जी ने जो गवर्नमेंट का ऑर्डिनेंस था जिसको कांग्रेस कोर कमेटी ने, कैबिनेट ने अप्रूवल किया था, और उसमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का एक महत्व का विषय होता है, उस ऑर्डिनेंस को भी उन्होंने भरी मीडिया के सामने फाड़ के फेंक दिया। क्या वो भी सही था? इस बात को मुझे भी याद गुलाम है, नबी आजाद ने मुझे उठाया। याद है। जी नहीं नहीं, मुझे याद है, वो प्रेस क्लब की घटना है। और जी इत्तेफाक यह है कि वॉशरूम में और हम और राहुल गांधी अगल बगल से उस एकदम से अचानक आए तो लोग घबरा गए। उनको इनवाइट जी भी नहीं किया गया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। वो जी अचानक आए और उन्होंने ये किया और जी उसको ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया। जी और जो बाद में पार्टी ने उसको बाद में माना और उसको वापस भी लिया। जी। तो गुलाम नबी का जाना कांग्रेस के ऊपर इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा, आपको क्या लग रहा है? क्या ऐसे सारे देखिए, जो मैं एक्सपीरियंस चाहता हूँ, देखिए। जो जितने एक्सपीरियंस नेता सारा जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सब जब मतलब निकल गया तब निकल गए, हम्म, क्या कांग्रेस पार्टी अपना स्ट्रैटेजी बदल रहा है, नए लोगों को ला रहा है, क्या है? क्योंकि अभी कांग्रेस कांग्रेस के के, जी 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 दीपक जी, ये जो G23 के नेता, ये जनाधार इनका कोई नहीं है। ये अपने जी इलाकों से कारपोरेशन का चुनाव नहीं जीत सकते। और कांग्रेस जी ने ये रणनीति है, इंटरनल जो मेरी जानकारी है, पक्की भी हो सकती है, कच्ची भी हो सकती है, लेकिन कांग्रेस की है कि जो पार्टी छोड़कर जाना चाहता है वो जाए, किसी को रोकेंगे नहीं, किसी को मनाएंगे नहीं, और पार्टी को
एक अनुशासन में रहकर काम करना ही होगा। और इनके जाने से, गुलाम नबी के जाने से ना तो कश्मीर में फर्क पड़ रहा और देश में तो है ही नहीं। देश में तो गुलाम नबी आजाद को क्या है कि वो कांग्रेस के में राज्यसभा में, लोकसभा के विपक्ष के नेता थे, इतना ही लोग जानते हैं ना। इसके अलावा जी वो कहीं पर जनसभा करें तो मुझे नहीं लगता कि 500 आदमी भी इकट्ठा कर सकते। और कश्मीर में भी देखिए, मुझे डाउट है कि गुलाम नबी आजाद की को उतनी लोकप्रियता हासिल। कश्मीर में कौन है गुलाम नबी आजाद को छोड़ने के बाद कांग्रेस की नेता कौन है जिसको लेकर कांग्रेस लड़ेगा? तो कोई जरूरी थोड़ा नहीं, भारतीय जनता पार्टी जब 2 सीटों पर थी जी तब भी यही प्रश्न था, आज जी बहुमत में है। तो जी राजनीति में ये क्या कहती है, ये एक प्रक्रिया है। जी और कांग्रेस क्या कहते हैं कि लगातार यूपीए 1 और 2 2 बार उसने सरकार बनाई। जी एनडीए ने लगातार दूसरा उसका चल रहा है। तो राजनीति जी एक ऐसी चीज है कि कौन प्रश्न नहीं होता है। जी अब कोई कह सकता था कि जब इतने बड़े बड़े नेता हों, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, ये ऐसे दिग्गज नेता जी हों, और आडवाणी जी तो पीएम इन वेटिंग रहे हैं पार्टी के, उसके बाद जी नरेंद्र मोदी विकल्प बन के आएंगे और इतने मजबूत नेता होकर उभरेंगे पार्टी के अंदर। और अब वो जी क्या कहते हैं कि लगातार दूसरे कार्यकाल में भी प्रधानमंत्री हैं। तो अब ये जी प्रश्न उठाया कि मोदी के बाद कौन। यही प्रश्न तब भी होता था कि नेहरू जी के बाद कौन होगा। देश जी यूं ही चलता है, राजनीति यूं ही चलती है, इस बात को हमें मान लेना चाहिए। कौन वाला प्रश्न जो है, मुझे बात समझ नहीं है। शेखर जी, आप मेरे आवाज सुन पा रहे हैं? शेखर जी आयर जी। जी सुन जी जी सुन पा रहा हूँ, प्र- सुन पा रहा हूँ। जी जी, प्रदीप जी कह रहे हैं कि ये G20 लीडर से ये कोई आए कि कोई जाए, इससे कांग्रेस पार्टी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और ये जितने आरोप लगाया है गुलाम नबी आजाद, ये सारा बेबुनियाद आरोप है। आप इस बात को नहीं नहीं, कैसे एनालिसिस नहीं करते नहीं, हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ बेबुनियाद आरोप है। जी दीपक जी जी करेक्ट कर लिए। मेरा ये कहना है कि जब कोई भी नेता पार्टी छोड़ता है तो इसी जी तरह का ड्राफ्ट वो जारी करता है। मैंने ये जी कहा है। मैं कौन होता जी। हूँ बेबुनियाद है तो ये कांग्रेस पार्टी का है। लेकिन आपने एक कहा ना कि नहीं नहीं, गुलाम आपने नबी बोला आजाद है। मैंने यही क्या क्या? कहा। हाँ। मैं बहुत साफ कर दे रहा हूँ जी जी कि ये कांग्रेस पार्टी का है कि ये आरोप बेबुनियाद है। मैं ये कह रहा हूँ जी कि कोई भी नेता जब छोड़ता है वो इसी तरह का ड्राफ्ट होता है उसका। और आपने खुद ही बता दिया कि उन्होंने भी छोड़ा तो ऐसे ही कहा, इन्होंने भी छोड़ा नहीं तो तो ऐसे ही कहा। आपने कहा कि अगर गुलाम नबी आजाद जाता है तो कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ेगा। ज्योतिरादित्य हाँ, सिंधिया ये तो गया मैं तो मानता हूँ, मध्य ये तो मैं प्रदेश में मानता हूँ सरकार चला गया। कि मध्य नहीं नहीं, प्रदेश में मैं वही सरकार कह रहा चला हूँ गया। कि गुलाम नबी आसाम जाए, में आनंद शर्मा आसाम में जाए। आसाम में हेमंत विश्व शर्मा छोड़ गए तो वहां भी कांग्रेस का सरकार चला गया। फर्क तो पड़ा है नहीं, ना ऐसा कांग्रेस कुछ को। नहीं है। देखिए, मैं जो कह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए जी जी कि हर वक्त, अब आज सरकार कितनी जगह पर है कांग्रेस पार्टी, जी तो राज्यसभा भेजेंगे तो जो जितनी संख्या है उसी आधार पे जाएगा ना। और जी दूसरे आदमी को मौका क्यों ना दिया जाए जो नौजवान आ रहे हैं, और जी उन्होंने दे दिया। और उसमें आप क्या कहते हैं कि उस चयन को आप सवाल उठा सकते हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी और गुलाम नबी आजाद की तुलना करें तो कांग्रेस तो पार्टी है आप वो ये उसकी। कहना चाहते हैं कि उनको राज्यसभा नहीं भेजा गया सिर्फ एक ही कारण से, ये भी एक उन्होंने कारण, ये इतने बहुत बड़ा लंबे कारण समय से है। जुड़े थे और इस तरह से कांग्रेस पार्टी के हाँ, खिलाफ इस ये तरह से बहुत बड़े बड़ा बड़े आरोप कारण है। लगाया। ये G23 के नेता जो इतना विरोध कर रहे हैं कांग्रेस, अगर कांग्रेस मजबूत करने की बात हो रही है तो ये जी जी ट्वेंटी थ्री के नेता कांग्रेस को मजबूत क्यों नहीं कर रहे हैं? जी क्यों नहीं कर रहे हैं? जी जी। क्या वो आइए। दिखावा था जब उस दिन मार्च हो रहा था जी? गुलाम नबी आजाद बीमारी के बाद भी मार्च में शामिल हुए, क्यों? जी तो ये आप देखिए आगे का कोर डिस्कोर्स क्या होगा। अगर आपको याद हो कि जब उनकी विदाई हो रही थी जी तो प्रधानमंत्री जी ने उनकी बड़ी तारीफ भी की थी। तभी जी कयास लगाए जा रहे थे कि देर सवेर कुछ जी होगा। जी। और वो समय आ भी गया है, आगे देखिए क्या होता है। आइए क्षमा शेखर कीजिएगा आयर शेखर जी। जी, बहुत दिन शेखर जी को मैंने बीच में इंटरप्ट किया, और जी बहुत दिनों बाद ये मिले भी जी हैं। नमस्कार जी जी। शेखर जी। जी जी। नमस्कार, शेखर जी आप नमस्कार प्रदीप बताइए जी। क्या? जी शेखर जी आप बताइए कि क्या इसको आप कैसे एनालाइज करते हैं? ये वो कह रहे हैं कि नहीं ये लोग कांग्रेस को स्ट्रेंथन नहीं किया बल्कि पार्टी छोड़ के चले गए, उनको राज्यसभा में नहीं लिया गया, और कि यही कारण है। नहीं, देखिए आज बड़ा इंटरेस्टिंग ये है। अगर जी जो लोग
राज्यसभा नहीं मिला इसीलिए अपना जो कहकर जा रहे हैं। अब जी आजाद, गुलाम नबी आजाद जी को जो अटैक कर रहे हैं वो लोग हैं जिनको अभी राज्यसभा मिला है। जी उसमें एक व्यक्ति वो है जिनको लग रहा था कि तपस्या के कम के कारण इस बार राज्यसभा नहीं मिला, हो सकता है इससे तपस्या बढ़ जाएगा, आगे हो जाएगा। लेकिन सवाल अच्छा वो नहीं है। मैं तो देख रहा हूँ, ठीक है, गुलाम नबी का क्या वेटेज रहेगा वो अलग बात है, ठीक है, वो भी अपने प्राइम पॉलिटिकल लाइफ देख चुके हैं, वो जा रहे हैं, ठीक है। जी लेकिन मैं जी तो दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ, देखिए जो मुद्दे रेज हुए हैं या बार जी बार रेज किए जा रहे हैं, हो जी सकता है कोई व्यक्ति के कारण हो, लेकिन वो बिल्कुल इश्यूज जो है ना, वो पूरा मतलब वो लाइव इश्यूज है। जी और बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि गांधी परिवार और जो लोग गांधी परिवार के साथ है, जो कहते हैं भाई हम लॉयलिस्ट है, वो जी इस इश्यूज को पर ध्यान नहीं दे रहे। ठीक जी है, गुलाम नबी जी का हो सकता है मोदी जी के साथ ताल्लुक है, कुछ आगे मिलेगा नहीं मिलेगा, और इसीलिए वो जा रहे हैं, राज्यसभा नहीं मिला, ठीक है, आपने व्यक्ति को डिसमिस कर दिया। लेकिन जो जी इश्यूज है पिछले 1.5 साल से चल रहे हैं, देखिए जी पिछले वर्किंग कमेटी में भी यही बातें आई, जी और वहां भी इस तरह की प्लान किया कि भाई 1 साल में कंप्लीट होगा, बाकी इश्यूज टेकअप किए जाएंगे। देखिए सवाल कांग्रेस पार्टी की फ्यूचर को लेकर है, व्यक्ति को नहीं है, क्योंकि गुलाम नबी आजाद जाएंगे और भी नेता, और ये लोग तो काफी कोई 5 टर्म, कोई 6 टर्म कर चुके हैं राज्यसभा में, कोई 3 टर्म, कोई 4 टर्म, तो जी उनका काफी समय बीत गया है। मतलब मुझे नहीं लगता है कि इनको फ्यूचर को लेकर है, सवाल कांग्रेस जी पार्टी को फ्यूचर लेकर है। और दूसरी, कांग्रेस की जो नेतृत्व है, देखिए अभी भी हम एक विचित्र स्थिति देख रहे हैं। अब जी उनको तय करना था कि सितंबर 20 पहले उनकी इंटरनल इलेक्शन कंप्लीट करके फिर कांग्रेस प्रेसिडेंट उनको फाइनल करना, क्योंकि यही इन्होंने एश्योरेंस दिया है। पिछले 3 बार इन्होंने टाल दी अपनी इंटरनल इलेक्शन, तब भी नहीं पाए। अब अभी भी क्या हुआ है कि अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी एक होगी 28 तारीख को, जिसमें वर्चुअल मोड में ज्वाइन करेंगे सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी। वो देश में नहीं है, विदेश गए हुए, इटली गए हुए, अपने नानी से मिलने गए, हो सकता है वो जी वहां से ज्वाइन करे। लेकिन जी सवाल बार बार यही आ रहा है, भाई एक एक लाइन तय कर लीजिए, ठीक है, कांग्रेस पार्टी और परिवार को आप अलग नहीं कर सकते, गांधी परिवार को, क्योंकि जी परिवार के बिना कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस के बिना परिवार नहीं है। वो मैं उस बहस में भी जाना नहीं चाहता, क्योंकि उससे कोई ये नहीं है। लेकिन अच्छा, जिन लोगों को परिवार से मतभेद हुआ वो निकल के चले गए, उसमें जी ममता बनर्जी भी थी, शरद पवार भी थे, क्यों पहले जी टीआरएस के जो ये भी कांग्रेस में थे, उससे पहले चंद्रबाबू नायडू थे, ठीक है, एक जी एक करके निकल गए, अपने पार्टी किए, उन सबको हक जी है पार्टी छोड़ना जोड़ना। लेकिन जी सवाल जो है कि अब 2 साल है, आगे लोकसभा चुनाव हो रहा है, आपने कहा जी विपक्ष की जरूरत है, एक हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है कि एक अच्छी है, वो एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए अपोजिशन भी हो, रूलिंग पार्टी अपनी बात रखे, इसको काउंटर करे, वो सब ठीक है। लेकिन क्या जी वो तैयारी हो रही है क्या, वो जी मुझे सबसे बड़ी सवाल है। अगर इस तरह की चीजें चल, देखिए साथ में वो जिमी शेरगिल एक यंग लीडर थे, वो भी चले गए, पता नहीं उनकी तपस्या में क्या कमी रही, जैसे पवन खेरा ने बोले भाई उनको जी राज्यसभा नहीं मिला, तपस्या कम है। देखिए एक जी बात हमें कहना है कि कांग्रेस पार्टी में लगातार, आज की बात नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं कि सोनिया गांधी आने के बाद या राहुल गांधी के बाद, पार्टी पद को लेकर ही वहां पे लॉयल्टी टेस्ट चलती रही है, केवल इस समय नहीं, पहले भी रहा। भाई पी चिदम्बरम ले लिए, पहले कपिल सिब्बल ले लिए, कुछ लोग अपने धनराशि पे ले लिए, बाकी पार्टी की मदद से ले लिए, जैसे अभिषेक मनु सिंह भी ले लिए, कुछ यहाँ से लिए, कुछ वहां से लिए, अलग बात है। लेकिन सवाल जी है कि भाई फ्यूचर ऑफ कांग्रेस कैसे करेंगे, कांग्रेस जी पार्टी कैसे आगे करेगी, और कैसे युवाओं को जी अट्रैक्ट करेगी। क्या जी केवल मोदी को गाली देकर अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्या एक विकल्प पॉलिसी सामने रखेंगे, ये सारी बातें जी जो है ना, इसमें जो बड़ी बहस भी पार्टी के अंदर हो रही है, मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं हो रही है, हो रही है, जी लेकिन काफी समय इसमें डिफ्लेक्ट हो जाता है। जी देखिए ये डिफ्लेक्शन की जगह अगर राहुल गांधी एक बार फाइनली तय कर दे, क्योंकि अभी भी हम क्या सुन रहे हैं कि राहुल गांधी जी खुद बनना नहीं चाहते, लेकिन वो ये भी विरोध कर रहे हैं कि वो अपनी बहन टेक ओवर करे, सोनिया जी नहीं चाहते कि भाई राहुल अगर जाना चाहते उनको छोड़ दे। देखिए पहले जी फैमिली को तय करना है, और ये सारी चीजों जो है ना, फ्यूचर ऑफ कांग्रेस इज बिगर देन गुलाम नबी आजाद और एनीबडी। मैं प्रदीप जी से जी सहमत हूं कि ये जी बड़ी चीज है, उस बड़ी चीज जी में फोकस आनी चाहिए, जिनको जाना वो जी जाए, वो अलग बात है। लेकिन
जो इश्यूज रेज किए जा रहे हैं, जो मुद्दे सामने आ रहे हैं, जिस मुद्दे बुनियादी सवाल पे भी हाँ सोल्यूशन आना चाहिए करके जा रहे हैं, मुझे यही अपील होगी भाई सीनियर लीडर्स और परिवार इसको सीरियसली ध्यान दें। अगर पॉलिटिक्स में उनको आगे करना है, नहीं करना है तो अलग बात है, लेकिन समय आ गया है, लोग गांधी परिवार को देख रहे हैं, भाई आगे पार्टी को कैसे आप ले जाएंगे आगे। तो ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इंदिरा गांधी जब विपक्ष में थे, नहीं देखिए इंदिरा गांधी जब विपक्ष में थे, जब सोनिया जी विपक्ष में थे उस समय, जो कार्यकाल में बता रहा हूं 98 से लेकर 2004, और अभी जो पीरियड रही है 2014 से अभी लेकर आज 22 तक, इस पीरियड में सोनिया जी का क्या भूमिका रही है, राहुल जी क्या कर रहे हैं, कितने इंपॉर्टेंस है उनकी, और प्रियंका जी, तो ये सारे चीजों में फर्क है, ये सारे अलग अलग पीरियड है, अलग अलग डायमेंशन है। तो मुझे लगता है इस पर परिवार को और पार्टी को ध्यान देना चाहिए। जी 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 शेखर जी, फिर आपके पास आते हैं उमेश जी, उमेश चतुर्वेदी जी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या ये सारा जो प्रदीप सौरभ जी ने बताया ये कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है? ये सब जो जा रहे हैं वो पार्टी के लिए कुछ उनको पार्टी ने नहीं दे पाया, और जिनको जाना चाहे जाए, और पार्टी को स्ट्रेंथन होना चाहिए, ये पार्टी की स्ट्रैटेजी। आप उसको कैसे मानते हैं? और आज जो गुलाम नबी आजाद ने जिस तरह से त्याग पत्र लिखा है, इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है, उसको आप कैसे देखते हैं उमेश चतुर्वेदी जी? देखिए, दो चीजों से इनकार नहीं किया जा सकता कि गुलाम नबी आजाद जी पूरी तरह से उसी जिस परिवार के खिलाफ उन्होंने बोला है और बोल करके निकले हैं, उसी परिवार के रहमो करम पर या उन्हीं के खोज पर वो आए हैं। और निश्चित तौर पर अगर वो ऐसा नहीं होता तो कश्मीर का एक नौजवान लड़का वासिम और यवतमाल से चुनाव नहीं जीतता रहता और वो नहीं दिया जाता टिकट। तो निश्चित तौर पर है कि वो वहीं से गांधी परिवार के ही लाए हुए हैं। लेकिन जो बुनियादी सवाल है कि राहुल गांधी की अगुवाई में 2014 और 2019 का चुनाव देश ने देख लिया और देश ने मान लिया कि क्या करना है। राहुल गांधी को एक वर्ग भले ही ये बनाने की कोशिश करे कि वो देश के सर्वोत्तम राजनेता हैं और वो नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकते हैं, अगर ऐसा होता तो वो दे चुके होते, कोई चुनौती वो दे नहीं पा रहे हैं। और एक चीज और भी है कि जो जहाज के जो डूबता हुआ जहाज होता है ना, उससे पंछी उड़ उड़ के जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये साइन है, ये चिन्ह है, ये प्रतीक है कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है और उस जहाज को छोड़ करके लोग भाग रहे हैं। और गुलाम नबी आजाद ने बड़े कुछ अच्छे सवाल उठाए हैं और उसमें से निश्चित तौर पर उसकी व्याख्या अगर की जाए तो कि कुछ चाटुकार लोग, कुछ दरबारी लोग फैसले लेते हैं, इसमें दो राय नहीं है। कि आप देख लीजिए कि जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द लोग हैं उनकी क्या, जैसे प्रदीप जी कह रहे थे, मैं प्रदीप जी की बात को काट नहीं रहा हूं, लेकिन जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द लोग हैं उनकी कितनी लोकप्रियता है, वो कितने लोकप्रिय हैं, वो उनका अपना वोट बैंक कितना है ये भी देख लीजिए। संदीप सिंह हो, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, चाहे केसी वेणुगोपाल हो, चाहे जयराम रमेश हो, तो ये लोग मिलकर के फैसले ले रहे हैं। और निश्चित तौर पर गुलाम नबी आजाद भले ही आए हों, संजय गांधी की खोज रहे हो और वासिम से चुनाव लड़ाया, यवतमाल से बाद में नरसिंह राव ने लड़ाया, सीताराम केसरी ने लड़ाया, लेकिन उनका एक अपना आधार तो रहा है, उन्होंने बनाया है। और ये पहली बात, पहले राजनेता नहीं है जिन्होंने सवाल उठाया। जैसे आप याद कीजिए कि लोकसभा में जिस तरह से अधीर रंजन चौधरी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, कहीं ना कहीं वो भी एक खटकने की बात थी। तो निश्चित तौर पर ये राहुल गांधी की अपरिपक्वता का नमूना है। और बीइंग अ रिपोर्टर, मैंने भी कभी कभी देखा है राहुल गांधी बड़े हल्के किस्म के तरह से बिहेव करते हैं और वो उनका हल्कापन ही जो है वो देश को एक तरह से मतलब कांग्रेस को एक तरह से भारी पड़ रहा है। और कांग्रेस के नेता भी, कम से कम जो सिंसियर नेता है, जो गंभीर नेता है, वो अब समझने लगे हैं कि इन राहुल गांधी की अगुवाई में उनका और उनकी पार्टी का भला नहीं होना है। तो निश्चित तौर पर कुछ बुनियादी सवाल हैं कि आखिर कांग्रेस उभरेगी कैसे। राहुल गांधी अध्यक्ष बनना नहीं चाहते, सोनिया गांधी उनके अलावा किसी और को अध्यक्ष पद देखना नहीं चाहती। और दूसरी चीज एक और भी है कि जो गुलाम नबी आजाद ने जो सवाल उठाए हैं, उन सवालों के इतर अगर हम सब लोग पत्रकार हम जानते हैं कि किस तरह से राहुल गांधी अपनी कोटरी के अलावा बाकी लोगों को हाँकते हैं
और मैं ये देखा हूँ कुछ बड़े राजनेताओं को जिनकी एक जमाने में बड़ी तूती बोलती थी या किसी विपक्षी दल में थे तो उनकी एक दहाड़ के आगे मतलब सिट्टी पिट्टी गुम होती थी, मैं उनको देखता हूँ कि आपसी बातचीत में यही जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि मेरे हाथ में ना चोट लगी है, उसको भी राहुल गांधी ने देखा, राहुल जी ने ये कहा, राहुल जी ने वो कहा, राहुल जी को मैंने ये समझाया। इस तरह से राजनीति नहीं होती है, और वो तब सफल होती जब राहुल गांधी करिश्माई ढंग से देश का नेतृत्व करते हुए, भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देते हुए अपनी धमक, अपनी मौजूदगी दिखा पाते। और अगर वो नहीं दिखा पा रहे हैं तो जाहिर है कि जो भी थोड़ा बहुत आधार वाला नेता है वो जाएगा। वो आप देख लीजिए कि धीरे धीरे लोग कट रहे हैं। ये ठीक है कि प्रधानमंत्री ने गुलाम नबी आजाद के बारे में बात की थी, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी थोड़ा बहुत आधार वाला है, जिसकी थोड़ी बहुत पहचान रही है, मैं नहीं कहता कि कांग्रेस के नेताओं की गांधी परिवार से अलावा पहचान रही है, क्योंकि जिस तरह से खासतौर 1970 के बाद से कांग्रेस डेवलप हुई है, विकसित हुई है, लेकिन फिर भी उनका भी अपना एक आधार है। जैसे मैं अपने जिस बलिया से आता हूँ, एक बच्चा पाठक थे, जनता पार्टी की लहर में पूरी कांग्रेस हार गई और वो जीत गए कांग्रेस के नेता होके, तो क्या मान लिया जाए तो इंदिरा गांधी के नाम पर जीते थे? नहीं। तो ऐसे भी लोग हैं जो जीतते रहे हैं, अपने दम पर उन्होंने संगठन को या अपना वजूद खड़ा किया है। अगर ऐसे लोगों की उपेक्षा होगी, राहुल गांधी गंभीरता नहीं दिखाएंगे, वेणुगोपाल जी और रणदीप सुरजेवाला जी और संदीप सिंह की चलेगी, और सिर्फ नैरेटिव की लड़ाई लड़ेंगे। नैरेटिव की लड़ाई जो है ना, वो दिल्ली और मुंबई के अखबारों में दिखती है। आप जमीन पर जाएंगे तो पता चलता है कि नैरेटिव पूरी तरह से ध्वस्त है। ये हम मीडिया में काम करने वाले, खासतौर पर मेट्रो सिटीज में काम करने वाले लोग हैं, इन लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो नैरेटिव की लड़ाई है ना, ये सिर्फ दिल्ली और मुंबई के अखबारों में, कलकत्ता के अखबारों में दिखती है। जब जमीन पर जाते हैं ना तो वहाँ ठोस नतीजे चाहिए होते हैं। राहुल गांधी वो ठोस नतीजे दे पाने में, वह भरोसा जगा पाने में चूंकि नाकाम साबित हो रहे हैं, इसलिए गुलाम नबी आजाद जैसे लोग जो उन्हीं के परिवार के लाए हुए हैं आउट हो रहे हैं, बाहर हो रहे हैं। दीपक जी। ठीक है उमेश जी, आपके पास फिर से आते हैं। फिर से हमारे साथ हमारा प्रकाश नंदा जी, हमारा सीनियर एडिटर इन चीफ है। प्रकाश जी, आपको स्वागत है। और इससे पहले हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर विजय खेरा। खेरा साहब, आप मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पूरा भारत में जुड़ चुके हैं। आप कांग्रेस की कई दिग्गज नेता को भी जानते हैं, आप गांधी परिवार को भी बहुत क्लोजली देखे हैं। और आपको कैसा लग रहा है आज जो गुलाम नबी आजाद जी ने जो त्याग पत्र दिया है, जिस तरह से भाषा का उन्होंने यूज किया है उन्होंने, और जैसे हेमंत विश्व शर्मा और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा था, वही बात आज गुलाम नबी आजाद जी ने भी उठाया। उन्होंने कहा कि उनका कुत्ते से कंपेयर किया कि कुत्तों को ज्यादा प्राधान्य देते हैं जाके कांग्रेस कार्यकर्ता को देते हैं। आपने कांग्रेस को बहुत करीब से करीब 4 डिकेड आपने करीब से देखा है, कांग्रेस ऑफिस में आपने काम भी किया है, बताइए। देखिए, गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दिया, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि उनके इश्यूज क्या थे। बात यह है उन्होंने कहा क्या है, उसमें कितनी सत्यता है। अभी कोई कह रहा है कि वो पंछी जब जहाज डूबता है तो उड़ के चले गए, और अभी प्रदीप भाई ये भी कह रहे थे कि गुलाम नबी आजाद तो चुनाव भी नहीं जीत सकते, हो तो कुछ नहीं कर सकते। इन बातों का मैं जवाब जरूर देना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि नाउ ही इज एट नो रिटर्न पॉइंट, क्योंकि उन्होंने प्राइमरी मेंबरशिप से जब सदस्यता देते, इसका मतलब तो पार्टी से विदा कर चुके हैं वो। तो सर अभी उनके जीतने की बात कर रहे थे, तो अकोला में महाराष्ट्र से वो लोकसभा जीते थे, उसके बाद कश्मीर में तो जीते हैं, तो ये तो हुआ उनके चुनाव की बात। लेकिन गुलाम नबी जी की कीमत इसलिए नहीं है कि वो चुनाव जीतेंगे, हर गुलाम नबी जी की कीमत इसलिए कि वो संगठन का बड़ा भारी कारीगर है जी। और मैं याद दिलाता हूँ, मुझे अच्छी तरह याद है, पचमढ़ी सम्मेलन में मैं भी था वहाँ, जबकि वहाँ कोई मंत्री और कैबिनेट और मध्य प्रदेश के कोई एमपी वगैरह अलाउ नहीं थे, बट आई वाज देयर बाय द वे बिकॉज ऑफ प्रेस। हमें अच्छी तरह से याद है उस समय गुलाम नबी आजाद वाज हेडिंग द चेयर ऑफ
पार्टी संगठन का जो समिति थी उसको वो हेड कर रहे थे, और मनमोहन सिंह जी इकोनॉमिक अफेयर्स को, अर्जुन सिंह जी पॉलिटिकल अफेयर्स को। तो उस समय का सवाल ये है कि जैसे एक छोटी सी बात बताएं कि उस समय क्या डेमोक्रेसी थी, क्योंकि चीजें हमने आंख से देखी वो बताऊंगा मैं आपको। मनमोहन सिंह जी इकोनॉमिक कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते इस बात पर अड़े थे कि हमको डीजल पेट्रोल से और फर्टिलाइजर से सब्सिडी हटा देना चाहिए, ये हमारे मैनिफेस्टो में, हमारे कांग्रेस के प्रस्ताव में पास होना चाहिए। जब अर्जुन सिंह जी को ये पता लगा, वो जाके वहां ऑडियंस में बैठ गए, और जैसे ही लोगों ने देखा तो सब बुला लिया, देन ही अपोज्ड इट। लेकिन अर्जुन सिंह जी की बात मनमोहन सिंह की जिद के बावजूद भी मान ली गई थी। इसी तरह से जिस तरह संगठन का की सारी बातें मान तो ली गई थी गुलाम नबी आजाद जी की, लेकिन वो चली नहीं आगे, आके यहाँ पर वो डाइल्यूट हो गई। आज की तारीख में भी कांग्रेस के संगठन की स्थिति ये है कि पहले थोड़े बहुत जो चुनाव होते थे पीसीसी या एआईसीसी के, उसमें चुनाव में कम से कम भले वोट डले न डले, एनोनिमस हो, लेकिन ये बहस बहुत होती थी हर स्टेज पे कि इसका आदमी वो उसका आदमी, तो एक तरफा कभी चुनाव हो नहीं पाए। जिला हो चाहे प्रदेश हो, 17 ग्रुप हैं तो सबको रिप्रेजेंटेशन बहसबाजी में मिलता था, जो अब समाप्त हो गया। गुलाम नबी ने दूसरी बात संगठन की जो उठाई है, अब संगठन की स्थिति क्या है, न तो चुनाव होना है, न किसी स्टेज पे कहीं हुए हैं। और तीसरी बात, अभी एक और नई चीज कर दी थी इस नई कांग्रेस ने, पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 50% लोग चुन के आते थे और 50% नॉमिनेट करते थे कांग्रेस अध्यक्ष। हमको अच्छी तरह याद है जिस समय एक बार अध्यक्ष पद के लिए राजेश पायलट और शरद पवार वगैरह लड़े थे चुनाव, कलकत्ता अधिवेशन, और ये वोट मांगते हुए नहीं अंबिका सोनी जी। तो मैं कह रहा हूँ अब वो स्थिति खत्म हो गई है, अब वो चुनाव भी अब नहीं होने वाले हैं, उसी में कोई अपनी दम से आ जाए। तो कारण क्या है कि उस समय जब आप सरकार में होते हैं तो ये तो आप कुछ भी करते रहेंगे, संगठन भंगठन चलता रहेगा, लेकिन जब आप सरकार में नहीं है तब आपको संघर्षशील चाहिए, लड़ने वाला नेता चाहिए, जो अपने आप से स्वतः नेता हो, चमचे से नेता बना हो, वो नहीं चाहिए होगा। ये संघर्ष का वक्त है, आपको लोगों को जुटाना है, जनता को समस्याएं समझानी है। तो ये हालत डॉक्टर साहब सुनिए, कांग्रेस दल ने गुलाम नबी आजाद को कई बार केंद्र में मंत्री बनाया, जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री बनाया, और उनको यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया, सब कुछ दिया। क्या ये कारण तो नहीं है कि आज जो उनको राज्यसभा में नहीं आया, कुछ नहीं आया, इसलिए उनके मन में फ्रस्ट्रेशन आया, इसके चलते वो कर रहे हैं? देखिए इस बात में तो कपिल सिब्बल के साथ भी वही हुआ था, आनंद शर्मा जी के साथ जी। अब देखिए, ये तो अपनी अपनी सफाई लोग देंगे कि आज आए कि कल आए, वो तो बहुत दिन से यार नाराज थे। मैं व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस बात की बात कर रहा हूँ जो इश्यूज उन्होंने उठाए हैं वो 100% सही है। संगठन की बर्बादी हो चुकी है। रहा कपिल सिब्बल की बात है, आपकी कपिल सिब्बल के पास है क्या? ना तो 100 वोट हैं, ना वो वाकई चुनाव नहीं जीत सकते पार्षद का, उनकी कोई फॉलोइंग नहीं है, पूरे देश में उनकी कोई फॉलोइंग नहीं है सर। लेकिन गुलाम नबी आजाद के पास है फॉलोइंग, भली कम हो चाहे, पर है, क्योंकि वो हर जगह चुनाव करा चुके हैं, हर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सब जगह इंचार्ज प्रभारी रह चुके हैं। दूसरी बात उन्होंने उठाई है राहुल जी के बारे में, उन पे विचार करने की बात है। उन्होंने उठाए क्या इश्यूज हैं? राहुल जी कहते इमेच्योर हैं, अपरिपक्व हैं, मंद बुद्धि है। अब सारी दुनिया ये कहती आ रही है, अभी बात उठाई थी जैसे वो लोकसभा में अंदर सिंधिया जी को देख के आंख मारना, पर्चा फाड़ना, डॉक्यूमेंट्स फाड़ना, फिर प्रधानमंत्री गले जाके लगना, मैंने इस तरह की बचकना हरकतें वो करते रहे और अभी तक सुधर नहीं रहे। तो जो बात इन्होंने उठाई है वो ये है कि उनके पास लीडरशिप की कमी है पार्टी की, इसको सुधारो। प्रकाश जी बताएंगे। डॉक्टर खैरा एक मिनट, प्रकाश जी के पास दो बातें और हैं एक एक क्लाइंट की, क्योंकि जो उन्होंने उठाए वो इश्यूज मैं चाहता हूँ बजाय इसके किसने क्यों छोड़ा, क्या किया, छोड़ते, ये नहीं इश्यूज है, उन्होंने उठाया क्या है। तो तीसरी बात, अब सम्मेलन की मैं कह चुका, कौटरी की बात एक उन्होंने जरूरी उठाई है। अब क्या ये सच नहीं है कि रणजीत सिंह सुरजेवाला एमएलए हार चुके, लोकसभा हार चुके, फिर एमएलए हार चुके, उसके बावजूद भी वो सर्वे बने हुए हैं। इतनी अकेले एक एग्जाम्पल नहीं है। अभी किसी जयराम रमेश का भी उदाहरण दिया था, ये भी सच बात है। ऐसे अभी अब समय नहीं है, चूंकि मैं आपको 100 एग्जाम्पल दे सकता हूं कि अगर इस स्थिति में रख के आपने पार्टी चलानी है तो गुलाम नबी जी क्या छोटा वर्कर गांव में जो 103 पीढ़ी से भी कांग्रेस में वही छोड़ के जाने वाला है। ठीक है डॉक्टर साहब, फिर आपके पास आते हैं। प्रकाश जी आप बताइए, प्रकाश जी आप ये बताइए कि जिस समय देश को एक स्ट्रांग अपोजिशन की जरूरत है, उसी समय आज कांग्रेस को छोड़ के सारे नेता जा रहे हैं, और जो बुनियादी सवाल उठाया है उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मेरा प्रॉब्लम है कि ये जो बुनियादी सवाल उठाए हैं
व्हाट इज दैट बुनियादी सवाल? जी एंड ये जो सवाल उठाए हैं, जो मिस्टर प्रदीप ने बताया सौरभ कि जी, जो प्रदीप कांग्रेस का सौरभ जो जी। रिएक्शन, कैन यू हियर मी? जी या द यस, वी आर पॉइंट लिसनिंग प्लीज। इज जी व्हाई नाउ? जी क्वेश्चन में अगर होगा, मैं गुलाम नबी आजाद जी को पूछूंगा, जी, भाई यू कैन स्पीक इन क्यों? इंग्लिश आल्सो, यू कैन स्पीक I इन can इंग्लिश speak. प्लीज। I'm speaking. या My point is that या why you are raising it now? Why did you wait till so long? What is so new? If you have got some problem with Rahul Gandhi's leadership, then why you did not protest before? जी Rahul Gandhi has not come to the Congress and occupied these important party positions, or is exerting his influence all of a sudden. He has been doing it for the last 10 years. So for these 10 years, for 9 years, how did you tolerate? Did you object? So that is my Okay. fundamental question to Mr. Ghulam Nabi Azad. So okay since that question is there, then all these things really do have some merits when people say that just because he did not get any position, he did that. But then I am not going into that, nor even I am necessarily saying that I necessarily agree with that. That is not the point. Point is, did Ghulam Nabi Azad जी question or rather question the absence of the inner party democracy in the Congress party? He has not. He is saying that I have differences, or there are no problems with Rahul Gandhi. That does not mean that when Sonia Gandhi was completely in charge, Congress party was a democratic party as an organization. Actually, Okay. if you really go little deep, then you will find it. Congress party, as far as inner functioning is concerned, had many a time taken some steps, or was behaving in a manner that was far away from any democracy. Yes. There are legitimate reasons to argue that Mr. Nehru himself was not the democratic choice of the Congress party to become the Prime Minister of India. The democracy, Congress, democratically speaking, they wanted somebody else, but ultimately Nehru became the Prime Minister. That was no democracy. Similarly, when the party split in 1969, that was also no democracy, because democratically speaking, Congress party had taken a decision, but there was a rebellion. Forget about that. Even when Narasimha Rao was the Prime Minister, I think for the first time somewhere in Hyderabad, I'm not exactly a political journalist, but my memory, if my serves it right, for the first time, the Congress Working Committee members were elected. But what happened within 12 hours? Narasimha Rao was the party president, said all the Congress working CWC leaders were elected to resign. And then instead, they would be nominating somebody else. So this is the history of democracy in the Congress party. Did Sonia Gandhi become the Congress president in a democratic manner? Was Sitaram Kesari removed from the party president in a democratic manner? And actually, since 2000, since after Sonia Gandhi became the president, and there were some sort of elections, I'm not going into merits or demerits of the procedures of that election, but then she was elected for 22 years. You do not have an elected president of the Congress. In 2010, you changed the party constitution from 3 years to 5 years, but nothing of that sort happened. Has Ghulam Nabi Azad questioned these fundamental flaws in the Congress party? I think that is the most important point. So what exactly we are saying today, that when one talks of India's party system, let's go beyond this
Ghulam Nabi Azad's case, gives some signals, and which are not very healthy for India's democracy. In every political party, what is happening? There is tremendous lack of this inner party democracy. Take TRS, take these regional parties. They are family oriented parties, and unfortunately, what has happened today is this Congress also has been reduced to a family oriented party. As everybody is saying now, Ghulam Nabi Azad actually did not protest against that. He has no problem against this family. He has no problem with a particular individual. I think that is very dangerous trend. By that, I am not saying that BJP is also functioning very democratically. Many people can question the way democratically the party or undemocratically the party is functioning. But the only basic difference between BJP and other parties is this, that at least there have been changes of leadership within the BJP, which in itself is a big achievement of any democracy, that no fixed leaders are there. The leaders, do change from time to time. The same thing we are not witnessing in other parties. So what Mr. Ghulam Nabi Azad's episode today explains or signals is this. And that is a very dangerous development, and we all should be prepared. The countrymen should not do something. There should be some relook at it, that irrespective of your party affiliations, the politicians, the political scientists, the political analysts should not think of that and create enough pressure so that our party system becomes a democratic party system. Okay, Shekhar Iyer ji, you can speak in English also. I know. So, what Prakash ji said, that no political party is in a democracy is running independently. So, how do you react to that? Neither Congress nor BJP. And second is, why Ghulam Nabi Azad took so many years to react? When he was the leader of Rajya Sabha, he was keeping mum. Why today? नहीं, दीपक जी, हमारे विजय कुमार खैरा जी ने बताया, पंचमढ़ी की बात की। मैं भी पंचमढ़ी में था, क्योंकि मैं भी कांग्रेस कवर करता था उस समय हिंदुस्तान टाइम्स के लिए। लेकिन फर्क क्या हुआ है, सोनिया गांधी की सफलता क्या रही 2004 में, और 1998 से लेकर 2004 में सोनिया जी ने क्या नेतृत्व दिया कांग्रेस को। देखिए, सोनिया गांधी में ठीक है, किस रूप से आई, केसरी कैसे हटाए गए, वो अलग बात है। लेकिन सोनिया जी में खासियत थी जो आज राहुल गांधी में मिसिंग है, और हो सकता है प्रियंका गांधी में भी मिसिंग हो। लेकिन सोनिया गांधी अपने कमजोरी जानती थी, लेकिन जो गांधी परिवार जो एक लिवरेज दे सकते हैं सब नेताओं को साथ लाने में, वो काम की उन्होंने। पंचमढ़ी क्यों बुलाया गया? पंचमढ़ी इसीलिए बुलाया गया, एक बड़ा सवाल आया कि कांग्रेस अपने बल में ही आगे पॉलिटिक्स करेगी या कोalition पॉलिटिक्स करेगी, समय के अनुसार जाएगी या समय कुछ भी हो वो अपने एक स्टैंड लेगी। इस पर बहस था। क्या कोalition, क्योंकि वो कोalition इरा आ चुका था 96 के बाद, क्योंकि 96 में जब नरसिम्हा राव सरकार 5 साल कार्यकाल के बाद जब चुनाव हुआ, तो उस चुनाव में कांग्रेस विफल रही और एक प्रकार से हंग पार्लियामेंट हुआ। उस समय यह विवाद कांग्रेस में था, जो अर्जुन सिंह जैसा नेता का अलग अलग विचार था, इसलिए पंचमढ़ी हुआ। पंचमढ़ी में यह तय किया गया भाई कांग्रेस विल वर्क फॉर कांग्रेस रूल, लेकिन यह प्रोविजन रह गया कि भाई टेम्पररी जहां जहां हमें बीजेपी को रोकना है, जहां हमें सेकुलर फ्रंट की काम करना है, वो हम करेंगे। इसीलिए हो सकता है हम कोalition को भी सपोर्ट करेंगे, ये तय हुआ। लेकिन दूसरी बात देखिए, सोनिया की स्टाइल क्या थी, वो हमेशा क्या करती थी, अपने नेतृत्व में जितना कांग्रेस लीडर आ सके अपने डिस्कशन डायलॉग में आ जाए, सबका कंसल्टेशन होकर जो जो सुझाव है वो सुझाव को इंटीग्रेट करके एक होलसम पॉलिसी बना देती थी। और जहां कांग्रेस नेता जिसका कोई मतभेद था उनको खुद बुला के फोन करके बताती थी, ठीक है आपका विचार ये है, मुझे लगता है कि सबका विचार ये, हम आगे करें। इसीलिए आपने देखा होगा सोनिया जी का रोल, वाजपेयी अटल जी बन गए 98 में पीएम, फिर 99 में जयललिता सपोर्ट विड्रा की, दोबारा चुनाव हुआ क्योंकि उस समय 1 वोट से वाजपेयी जी हारे।
लेकिन उसके बाद लगातार सोनिया जब एक विपक्ष के नेता के नेत्री के रूप में काम करती गई, उस समय तब भी ये आलोचना था भाई कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है विपक्ष के नेता। लेकिन भाई 2004 आते आते सोनिया ने एक काम कर दिया था, वो क्या था, लाइक माइंडेड पार्टी से डिस्कस करके भाई बीजेपी को हमें रोकना है, बीजेपी को चुनौती दे, जितना हो सके जितना संभव हो सके स्टेट्स में, राज्य में जिस पार्टी के साथ हम अलायंस कर सकते हैं, किसके साथ क्या कर सकते हैं, इस तरह लगा के उन्होंने, जैसे 2000 चुनाव में बीजेपी एनडीए सरकार हार गई, उसके बाद जिस तरह उन्होंने सबको इकट्ठा किया, इकट्ठा करके देखिए उसमें वो तो पॉलिटिकल इनएक्सपीरियंस थी तब तक, लेकिन एक इनिशिएटिव लेकर जिस तरह करके आपने 2004 देखा। पहली बात यह आई कि खुद प्राइम मिनिस्टर बने ना बने, उसको लेकर कई विचार हुआ। जब उनको लगा कि मेरे प्राइम मिनिस्टर के विषय पर ही एक बड़ा विवाद होके वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाए, क्योंकि सोनिया जी के लक्ष्य था भाई बीजेपी को रोकना है, वो मतलब उससे आप सहमत हो सकते हैं, ना सहमत होते अलग चीज है, बट शी वाज अ प्रैक्टिकल लीडर, भाई लीडर हु वाज बोर्न इन दैट सिचुएशन। वो लीडर पहले नहीं थी, लेकिन सिचुएशन के कारण बन गई थी। उसके बाद जो दूसरी क्वालिटी उसमें रही, वो सबसे कंसल्ट करके, जो मतभेद हो सकते थे लीडर्स के बीच थे, लेकिन जब उनके पास पहुंच गया उसको एक प्रकार से वो मैनेज कर लेती थी जी। ठीक है, नहीं तो इसीलिए आपने देखा होगा 2004 से लेकर 2009 जिस समय कांग्रेस को आउटसाइड सपोर्ट लेफ्ट ने दिया, बात आई तो न्यूक्लियर डील को लेकर जिसमें मनमोहन सिंह अड़ गए, और उसके बाद आपने देखा कि फिर बड़ा क्राइसिस शुरू हुआ कांग्रेस में जी। और सेकेंड फेज जो रही 2009 से लेकर 2014 तक, उस फेज पे अगर सोनिया जी का विफलता वो पार्टी के अंदर को लेकर नहीं रहा, उन्होंने भ्रष्टाचार को रोकने में कोई काम नहीं किया जी। और जो भ्रष्टाचार 2004 से लेकर 9 तो एक बात है, लेकिन 9 से 14 जो हुआ वो एक, उसमें सोनिया जी का कोई ये भी नहीं था, फोकस ही नहीं था, या कहीं ना कहीं एनकरेजमेंट भी मिलता था। लेकिन सवाल आता आज की तारीख में, आज के तारीख में क्या राहुल गांधी सब लीडर से बात करके सोनिया जी जैसे काम कर सकेंगे, ये बड़ा सवाल है। क्या सब लीडर्स की बात सुन के फिर अपनी बात रखते? नहीं, क्योंकि राहुल जी का देखिए एक जिस पोजीशन से उसने स्टार्ट किया, उनको लगा कि सीनियर लीडर्स उन्हें सीरियसली नहीं लेते, उनकी बातों सुनते नहीं है, और उनके जितना आइडियाज है उसको डिसमिस कर देते हैं। राहुल जी नहीं, मैं इसमें एक पॉइंट जोड़ देता हूं, क्योंकि मैंने राहुल जी से मिला, राहुल जी से 2014 के बाद मेरी मुलाकात हुई, चुनाव हारने के बाद। राहुल जी से मैंने पूछा भाई आप क्या इस 2014 का हार किस पर ब्लेम कर रहे हैं? बोले कि जो जिन लोगों की कमीशन और ओमिशन की वजह से हम चुनाव हारे 14 में, लेकिन मुझे ब्लेम किया गया। मैंने कहा मनमोहन सिंह तो आपको ओपन निमंत्रण दिए थे सरकार में शामिल होने के लिए, वो भी आपने शामिल नहीं हुए। नहीं, मैं अगर शामिल होता तो मनमोहन सिंह के लिए दिक्कत होता, उनके लिए प्रॉब्लम होता, क्योंकि मुझे प्रधानमंत्री बनने सब लगे, अब मैं नहीं चाहता था। लेकिन ये प्रॉब्लम क्या है, राहुल गांधी का अलग विचार है, हम सहमत हो सकते नहीं हुए, बट ही जो अप्रोच है उसको कोई लोग कहते हैं एनजीओ है, वो है, लेकिन मैं यही कहूंगा, जयराम रमेश ने मुझे एक बार कहा भाई ही इज अ डिफरेंट, ही इज अ कंप्लीटली डिफरेंट पॉलिटिशियन, मतलब पॉलिटिशियन भी नहीं है, डिफरेंट पर्सन। नहीं, दिक्कत कहाँ आ रही है, देखिए राहुल गांधी को समझना चाहिए भाई पार्टी में नेता नेतृत्व करता है, उनके आइडियाज पर ही बाकी पार्टी चलती है। या आप बैठ जाओगे भाई बाकी लोग आइडियाज देंगे, ग्रास रूट से आइडियाज आएगा, एनजीओ जैसा चलाएगा, भाई ये सारे टेक्स्ट बुक वाइज अच्छा लगेगा, इनर डेमोक्रेसी की भी तारीफ हो सकती है, लेकिन पार्टियां ऐसे चलती नहीं है। पार्टी चलती है नेतृत्व पे, नेतृत्व को पार्टी से फीडबैक लेकर तय करना है, वो आज नहीं हो पा रहा है। क्या पार्टी कैडर क्या चाहती है वो किसी को पता नहीं है। सब लोग सोच रहे हैं राहुल गांधी डायरेक्शन देंगे, सोनिया सोच रही है राहुल देगा, और प्रियंका सोच रही है अगर राहुल नहीं देना चाहता मैं दूं, लेकिन राहुल मना कर रहा है। इसी चीज में फंसा है, जब बाकी एक्सपीरियंस जो नेता है कांग्रेस में उनके लिए बड़ा फ्रस्ट्रेटेड सिचुएशन है। जी दीपक जी, मैं डॉक्टर खेरा से जानना चाहूंगा। डॉक्टर खेरा, शेखर जी ने बताया कि एक क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं है, लीडरशिप की कमी है, और टोटली व्यूज के उनके अंदर कोई आपस की चर्चा नहीं हो रहा है, जिसके चलते आज कांग्रेस की जो
अभी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने रहा था, वो भी उन्होंने डीबार कर दिया आगे के लिए। अशोक गहलोत जी के नाम आया था। क्या फिर से जैसे सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष बनाया गया था, ऐसे ही चाहे गहलोत हो या किसी और को वो लाएंगे, या गांधी परिवार से किसी को बनाया जाएगा, या कैसे होगा? क्योंकि शेखर जी ने कहा राहुल गांधी को कोई पॉलिटिकल एक्यूमेन है ही नहीं उनके अंदर, और उनको कोई मानने को तैयार नहीं है, जिसके चलते एक नहीं दो नहीं सारे लोग, जितने एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, सब छोड़ छोड़ के कांग्रेस जा रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में कांग्रेस का हालत क्या होगा? इतना बड़ा ओल्ड ग्रांड पार्टी है। देखिए, आप अध्यक्ष कौन बन सकता है, आपको क्या लग रहा है? एक कंपैरिजन एक जैसा नहीं है। सीताराम केसरी जी को जिस तरह बनाया गया था वो एक अलग बात थी, वो सीनियरिटी की बात थी उस समय। उनके पास गांधी परिवार से अलग बने थे पहली बार, और प्लेंटी ऑफ इयर्स का एक्सपीरियंस था उनके पास, और उन्होंने खराब भी नहीं किया था। जितनी सोनिया गांधी जी लोकसभा की सीटें लाई थी, उससे उनकी 2 सीटें अधिक थी। सीताराम केसरी जी जब आए थे, इस बात पे हटाए गए थे कि सीटें कम आई हैं, लेकिन सोनिया जी की सीटें उससे भी 2 और कम आई थी, 2-3 सीटें, और सोनिया जी को तब नहीं हटाया इन लोगों ने। तो खैर वो बात तो अलग है, लेकिन एक बात निश्चित है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी में एक फर्क है, इसलिए वो 10 साल चल गई। उनको ये मालूम था कि उनको राजनीति बिल्कुल नहीं आती। राहुल गांधी को राजनीति नहीं आती, लेकिन वो समझते हैं कि उन्हें सारी राजनीति आती है। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस। वो मालूम था उनको राजनीति नहीं आते है, तो अभी कांग्रेस अध्यक्ष बाहर से हो सकता है क्या? मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। अब बाहर से अध्यक्ष, अगर गहलोत जी को अध्यक्ष बनना है तो क्या फर्क पड़ने वाला है? सवाल है उनके पास क्या आदमी नहीं थे? मैं अभी नाम गिना सकता हूँ आपको, अगर कहें तो 1 सेकंड के अंदर। क्या सुशील कुमार शिंदे नहीं है? गृह मंत्री रहा, मुख्यमंत्री रहा। क्या भूपेंद्र सिंह हाटा जैसा आदमी नहीं है, जिसका बाप पूरी दुनिया जानते है, इतना बड़ा फ्रीडम फाइटर, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का मेंबर? और बहुत सारे लोग हैं, 1-2 नहीं है, 4-5 होंगे इस तरह के। लेकिन नहीं, उनको चाहिए गहलोत। तो वो तो वही हाल रहना है भाई। जब तुम लड़ाई का समय है तो नेतृत्व जो दे सके उसको लाओ ना, जिसको अनुभव हो अच्छे बुरे का। गहलोत जी को ऐसा कोई अनुभव नहीं है उनका। लेकिन डॉक्टर साहब, ये पता चल रहा है कि गहलोत साहब खुद ही इंटरेस्टेड नहीं है अध्यक्ष बनने के लिए, क्योंकि वो अध्यक्ष बनेंगे फिर से उनके ऊपर 2-2 सुपर पावर फिर बनेंगे, और वो वहां राजस्थान छोड़ के आएंगे, यहाँ पर फिर उनके ऊपर दबाव पड़ेगा, वो इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले ही नहीं सकते हैं, तो वो भी राजी नहीं है। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कांग्रेस पार्टी की? एक तरह से राहुल गांधी टोटल फेल्यूर है, दूसरी तरफ वो आना चाहते नहीं है जो है। क्या होगा उमेश जी, आपको क्या लगता है? उमेश चतुर्वेदी जी, ऐसे स्थिति में कांग्रेस कैसे बचा रहेगा? शेखर जी आप बताइए, क्या कांग्रेस इज लीडिंग टुवर्ड्स? नहीं, मैं थोड़ा इसको नहीं, अपना डिस्कशन को थोड़ा लाइट एलिमेंट भी देना चाहता हूँ। अशोक गहलोत इस समय मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री है, इसका मतलब काफी एडवांस ले चुके हैं वहां कुछ काम कराने के लिए। तो मुख्यमंत्री पद छोड़ के यहाँ आएंगे तो वो एडवांस का क्या होगा, वहां काम कब खत्म होगा? तो इसीलिए जो पार्टी के धनराशि बढ़ाने के लिए जितने उन्होंने एडवांसेस लिए कुछ काम कराने के लिए, उनकी सरकार की अंतिम समय तक जो काम होनी है, फैसला होनी है, उसकी तो उन्होंने कमिट कर चुके हैं। तो वो अगर छोड़ के यहाँ आ जाएंगे फिर तो इसका मतलब और कोई बनेगा मुख्यमंत्री वहां। तो जब तक लास्ट मिनट तक वो राजस्थान छोड़ना नहीं चाहेंगे, बिकॉज ये सब टास्क टू बी कंप्लीटेड, यस कमिटेड सब टास्क। वो टास्क जो कंप्लीट है उसके लिए कुछ कमिटमेंट हुआ है, कुछ लेन देन जरूर हुआ है, तो वो लेन देन छोड़ के यहाँ आ सकते हैं। कोई कांग्रेस मुख्यमंत्री नहीं आएगा जब तक वो काम पूरा ना करके यहाँ नहीं आएगा, वो सबसे बड़ी फैक्टर है। यहाँ उनके सर पर कितने लोग बैठेंगे उनकी चिंता नहीं है, बट उनकी जो इंपॉर्टेंस, और हमारे छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री इंपॉर्टेंस क्या है, वो धनराशि के मैनेजर्स हैं। कांग्रेस के धनराशि केवल 2 राज्यों पर निर्भर है, और बेचारे वो छत्तीसगढ़ के लोग और राजस्थान के लोग जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, क्योंकि पूरा धनराशि कांग्रेस पार्टी का छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से, ये आपके राजस्थान से आता है। तो ये मुख्यमंत्री कोई नहीं चाहेगा वहां से आए। भाई चुनाव हो जाएगा, हारे जीते फिर सोचेंगे। भाई छत्तीसगढ़ सीएम का आप जानते हैं, बाघेल जी को कहा गया भाई पहले 3 साल आप करो, फिर वो सिंहदेव को दे दो, वो नहीं दिए, क्योंकि उनका भी कमिटमेंट था, जो काम कराना था वो थोड़ा किया, कोई बाकी रह गया। देखिए जो कमिटमेंट, जो चीजें आप कमिट कर चुके हैं, जिसके धनराशि लिए हैं, दिए हैं, जो पूरे वेरियस जो प्रोमिसेस किए, वो बिना कंप्लीट कांग्रेस में आगे कोई नहीं बढ़ता। भाई रेपुटेशन का भी सवाल है।
कांग्रेस जाए बाढ़ में, फ्यूचर क्या होगा कोई कौन सोचता है? अपना कम से कम वर्ड का तो भाई, मैं कहा कि इतना फलाना इंडस्ट्री के लिए करूंगा, फलाना जगह के लिए जमीन दूंगा, फलाना चीजों को डी नोटिफाई करूंगा। बड़ी क्योंकि कभी कभी हमें प्रैक्टिकल भी बात करनी है, क्योंकि अभी तक हम काफी थ्योरी पे बात किए, क्योंकि प्रैक्टिकल बात भी बता रहा हूं मैं। जी और यहाँ राहुल गांधी जी है, नहीं राहुल गांधी जी के लिए कोई चिंता नहीं है कांग्रेस की धनराशि, क्योंकि वो अशोक गहलोत और अपने बाघेल जी करेंगे जी। और राहुल गांधी ऐसे चलाते हैं जैसा बिना धनराशि कांग्रेस की राजनीति हो रही है, चुनाव लड़ा जा रहे हैं जी। देखिए ये सारी चीजें, क्योंकि प्रैक्टिकल बता रहा हूं। और प्रैक्टिकल ये है, देखिए बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो मैं प्रकाश जी से सहमत हूं, कांग्रेस की यूटिलिटी क्या है बताइए। कांग्रेस को लेकर अभी 1 घंटे डिस्कशन किए, पब्लिक में कोई लेना देना नहीं है जी। अगर बीजेपी ना पसंद है, जो विकल्प पे सामने है उसको वोट करेंगे, 77 में जैसे हुआ जी। और उनका कोई डिस्कशन अदर देन जर्नलिस्ट और हमारे जैसे लोग जितने काफी साल कांग्रेस कवर करते अपने जर्नलिज्म गुजारे हैं, उसके बाद बीजेपी कभी लेफ्ट कभी, हमारे लिए कांग्रेस के अंदर वाला लगता है कोई पेशेंट आईसीयू में गया, बाहर आया, फिर आईसीयू में गया है, लेकिन पब्लिक के लिए कोई चिंता नहीं है। पब्लिक इज टोटली नॉट बदर्ड। आज के तारीख में उनको लग रहा है, मतलब मेजोरिटी में कह रहा हूं, मेजोरिटी को लग रहा है भाई प्राइम मिनिस्टर अगर कोई करेगा तो प्राइम मिनिस्टर मोदी करेगा। ठीक है, कई चीजें नहीं की है, लेकिन 24 के लिए तक तो हम और चांस देंगे, ये आज भी है दीपक जी, इसमें नकारा नहीं जाता है लोगों के मन में, ये है, ये ही फैक्टर होगा फाइनली। राहुल गांधी बने प्रेसिडेंट, कोई ना बने, वो अलग चीज है। या और कांग्रेस वर्किंग कमेटी अगर इटाली से वर्चुअल हो रहा है, होने दीजिए, वो बॉक्स आइटम बनेगा भाई। आप पहले इटालियन कहते थे, आज फ्रॉम इटाली हो रहा है जी। तो ये सारे देखिए, ये कांग्रेस पार्टी कोई प्रायोरिटी इश्यू नहीं है, पब्लिक माइंड में नहीं है। पब्लिक माइंड में डिलीवरी क्या है, आइडियोलॉजी भी नहीं है दीपक जी, आइडियोलॉजी भी नहीं है। मैं बता रहा हूं, जो लोग आइडियोलॉजी के लिए मरते हैं, आइडियोलॉजी करके क्या क्या ना हुआ है। 77 में मोरारजी देसाई की सरकार गिरी, 79 में ये भाई आइडियोलॉजी को लेकर, फिर सरकार बनी, किसी पार्टी को छूत करो, किसी पार्टी को मत लो भाई। 2 चुनाव तो ऐसे गए, 96 और 98 99, क्या भाई 2004 में यही तो था भाई, बीजेपी को विरोध करना है, सेकुलरिज्म बचाना है। और यहाँ बिहार में क्या देख रहे हैं, कभी नीतीश जी को सेकुलरिज्म बचाना है, कभी नीतीश जी को भ्रष्टाचार बचाना है, फिर बाकी सेकुलरिज्म बचाना है। देखिए पब्लिक के लिए डिलीवरी चाहिए, जहां डिलीवरी नहीं करते आप सेकुलरिज्म लाइए तो पब्लिक को नहीं चाहिए। और आज के तारीख में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में डिलीवरी सिस्टम मैकेनिज्म इंप्रूव हुआ है, मैं नहीं कह रहा परफेक्ट हुआ है, इंप्रूव हो रहा है, कई राज्यों में इंप्रूव हो रहा है, कई राज्यों में घट रहा है। उस हिसाब से आगे तय होंगे किस पार्टी उस डिलीवरी के रहेगी, या पार्टियां केवल एडवांस लेकर वो काम कैसे किसका काम करवाएंगे, यही सोचते रहेंगे। फिर तो शेखर जी दिक्कत है। आप क्या ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस जो है इतिहास से मिट जाएगा और नया अपोजिशन पार्टी आएंगे, क्या बनेगा? नहीं मिट नहीं, कोई पार्टी मिटता नहीं है। आज भी सीपीआई है, सीपीआई का बोर्ड लगा हुआ है जी, सीपीएम का बोर्ड केरल में लगा हुआ है, हो सकता है बंगाल में भी फिर वो बोर्ड की सफाई हो रही है, हो सकता है उनको लग रहा है फिर जान आ गई है। पार्टियां मिटते नहीं है, लेकिन लोगों की विश्वास कभी आता है कभी हट जाता है। और पब्लिक की कोई इच्छा नहीं है भाई उस पार्टी का क्या है, केवल यही आजकल पूछने लगे, क्योंकि उन्होंने डिलीवरी टेस्ट कर चुके हैं। देखिए कुछ परिमाण में कई जगह पर डिलीवरी देख चुके हैं, वो देख चुके। अगर सरकार मकान बना के देगी, वो मकान किस तरह की होगी, पीने पानी जल, हर नल के जल आ सकता है अगर कुछ घरों में आए हो, लेकिन आता है। गैस सिलेंडर मिलता है तो कुछ जगह में गैस सिलेंडर मिलता है, बिजली पहुंच रही है तो बिजली पहुंच रही है, नेट पहुंच रही तो पहुंच रही है। जनधन योजना के माध्यम से हमें डायरेक्टली आता है पैसा, वो नोट कर रहे हैं, ठीक है, सबको नहीं मिल रहा है। लेकिन आप ये कहना चाहते हैं कि गुड आगे पॉलिटिक्स, गवर्नेंस, सुशासन और डिलीवरी मैकेनिज्म, बाकी आप आइडियोलॉजी ऊपर क्या है, आप चोले बट ये जो आप चाट खाएंगे ना, ऊपर जो मसाला डालता है वो है असली चीज, तो वही है कि डिलीवर करो। जी समय हो गया है हमारा, अभी हमारा सारे अतिथियों से मैं सिर्फ चाहूंगा 1-1 मिनट में अपना बात खत्म करेंगे। प्रकाश जी, फिर उमेश जी बोलेंगे, फिर डॉक्टर साहब बोलेंगे। 1-1 मिनट में अपना बात खत्म करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत समय हमारा बीत चुका है। प्रकाश जी।
मैंने जैसे बोला ना, ये कोई आइडियोलॉजिकल बैटल है नहीं है जी। एंड ये इंसिडेंट दिखा रहा है कि कोई पार्टी में हमारा इनर पार्टी डेमोक्रेसी इतना स्ट्रांग नहीं है। तो ये एग्जाम्पल ये दर्शाता है कि देश का ये ज्यादा जरूरी है। दिस इज द नीड ऑफ द आवर दैट आवर पार्टीज बिकम डेमोक्रेटिक इन देयर फंक्शनिंग। ओके, उमेश चतुर्वेदी जी, उमेश जी 1 अब मिनट में मैं अपना बात रखिए। क्या बात तो लगभग सारी आई गई है, लेकिन ये जरूर है कि राहुल गांधी पर अब क्या टिप्पणी करें। गुलाम नबी आजाद का जाना या किसी भी बड़े नेता का जाना, वो भी यानी पार्टी का, इसका मतलब ये है कि कांग्रेस एक बड़े संकट से गुजर रही है। चीजें हैं सो अपनी जगह पर हैं और उस संकट से निपटती हुई नजर नहीं आ रही है। और अभी भी मैं एक बात बार बार कहता हूं, लिखता भी हूं और कई जगह लिखा है, और कई बड़े कांग्रेस नेताओं ने भी पूछा तो उनको बोलता हूं कि आप नैरेटिव की लड़ाई से निकलिए, मजबूत नेतृत्व दीजिए, तभी आप लड़ेंगे, अन्यथा यह देश अगली बार तक के लिए भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार कर चुका है, आप कुछ नहीं करेंगे। डॉक्टर खेरा कैसे आप अपना बात को क्लोज करिए। ये तो हम सभी जानते हैं कि लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है, और इस समय शेखर जी कह चुके हैं कि ऑलरेडी लोगों ने जनमानस में ये बात लिख चुका है कि 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी आने वाला है। वो तो अलग बात है। देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी की ये स्थिति है, अगर ये कोटरी से बाहर नहीं निकली, अब देखिए राजीव गांधी क्यों चले गए थे। सुनिए एक सेकंड में, राजीव गांधी के कोई बुराई नहीं, उनके एस्टेब्लिश हुई ना खराब शासन था, लेकिन कोटरी का कारण ही था कि राजीव गांधी गए, इसके अलावा कोई कारण नहीं था। उस समय भी आरिफ मोहम्मद खान जब मंत्री थे, उनको एक बिल लेने के लिए बोला गया था, वही 3 तलाक वाले की जब सवाल आया था उस समय उन्होंने कहा मैं बात करना चाहता हूँ 1 सेकंड प्रधानमंत्री जी से। ही वॉज नॉट अलाउड टू टॉक। अक्सर वाज गोइंग ऑन कि नहीं आपको एक बिल पास करना है। उन्होंने कहा मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। वो दिन भर बैठे रहे पीएम हाउस में। चूंकि मैं साथ था आरिफ के, इसलिए मैं कह रहा हूँ। आरिफ वापिस वहां से वापिस आ गए। आई वॉज विद हिम इन द इवनिंग। ही सेड कि हमें क्या हो गया, बोले कि वो मुझे ऐसा बिल हो रहा है। खैर नहीं, उन्होंने इस्तीफा भेज दिया अगले दिन। इसी तरह से लोग गए हैं एक एक करके। अब ममता बनर्जी जैसी इतनी बड़ी नेता इनके पास थी, लड़ाकी थी, संघर्ष वाली, क्यों चली गई थी? आपने इग्नोर किया। क्यों शरद पवार, संगमा और तारिक अनवर एक साथ चले गए थे? खाली इतना ही तो कहा था कि सोनिया जी को नहीं बनना चाहिए प्रधानमंत्री, उनके पुतले जला दिए गए। यही अभी गुलाम नबी के साथ हुआ, जब वो G20 बना, उनके सारे के सारे पुतले जलाए गए, चप्पलें मारी गई जम्मू कश्मीर में कांग्रेसियों ने, और उनको पद दे दिया। दिस इज द रीजन व्हाई कांग्रेस इज लूजिंग एवरी डे। इसीलिए लोग चले जाएंगे छोड़ के आपको, फिर विकल्प है नहीं कोई दूसरा। तो मोदी जी ने वैसे ही जीतना है। अगर आज की स्थिति में ये नहीं हुआ, जैसे अब नीतीश चले गए, मान लो 1 सेकंड के लिए, विपक्ष बहुत कमजोर हालत में है, लेकिन अगर गडकरी जी, बीपी सिंह खेल गए काल्पनिक रूप से, तो भारी पड़ेगा चुनाव, उसमें क्या शक है। आपने शत्रुघ्न सिन्हा चले गए, तो फलाना सिन्हा चले गए, अब गडकरी जी को आपने नाराज कर लिया, इसके बाद अडवाणी चले गए, और बहुत सारे नाम है, अभी तो 1 आध दर्जन है। इसके अलावा तो खैर अलग विषय हो गया है। तो आज हम जी आज हम कांग्रेस का हालत देखा है हमने। अपने शेखर आयर जी, उमेश जी, डॉक्टर खेरा, प्रकाश जी और प्रदीप, सौरभ जी और सभी लोगों से बात किया। बात यही सामने आई कि आज कांग्रेस एक भयंकर सिचुएशन फेस कर रहा है। सारे अनुभवी नेता कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं, और जो बेसिक इशूज जिस पॉइंट पे ज्योतिरादित्य सिंधिया और हेमंत बिश्व शर्मा छोड़ के पटी गए थे, आज भी उसी बात को गुलाम नबी आजाद ने उठाया। और ये बात भी आज सामने आया कि राहुल गांधी की जो वर्किंग स्टाइल है उसको कांग्रेस के नेता लोग मानने को तैयार नहीं है। देश की जो जनता है वो राहुल गांधी का स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग लीडरशिप को मानने को तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं लगता है कि कभी सोनिया गांधी बोलती है, कभी राहुल गांधी बोलते हैं, कभी प्रियंका गांधी बोलते हैं, और ये सारा इश्यू को लेकर लगता है कि कांग्रेस एक चौराहा पर खड़ा है। एक प्रेसिडेंट भी कांग्रेस आज देने का स्थिति में नहीं है। आगे फिर से इस चर्चा को जारी रखेंगे कि 2024 का इलेक्शन से पहले कांग्रेस की स्थिति क्या होने वाला है। क्या नीतीश कुमार फिर से
आने वाले हैं, या नवीन पटनायक, ममता बनर्जी ये लोग इकट्ठी हो पाएंगे, ये स्थिति हम फिर से आगे जाके डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना। जय हिंद, भारत माता की जय। चलिए।